हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक हम फिब्रस प्रोटीन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन ये तीनों पढ़ लिए हैं। एक्टिन क्या होता है, फाइब्रिल क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, इन तीनों को हम सेल बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। आज हम बेसिकली चलने वाले हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। आज हम देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन को बेसिकली मैं आपको समझा चुका है कि ग्लोबुलर प्रोटीन को किसको बोलते हैं। ग्लोब का मतलब होता है सर्कुलर, ठीक है ना। ग्लोब का मतलब क्या होता है, सर्कुलर, ठीक है। तो आज हम इस ग्लोबुलर प्रोटीन को ही देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है। तो देखो, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, एक प्रकार से आपकी टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना। फंक्शनली एक्टिव होती है, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिव होती है, ठीक है ना। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि एक पॉलीपेप्टाइड की मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है ना। हम क्या क्या पढ़ेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन में, तो हम पढ़ने वाले हैं मायोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन को। कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं CSIR में, क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं, और ये मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन होती क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यही देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मायोग्लोबिन से कि मायोग्लोबिन क्या होता है। तो मायोग्लोबिन मतलब एमबी, ठीक है। मायोग्लोबिन इज ए ग्लोबुलर कॉन्जुगेटेड एंड टर्सरी प्रोटीन, यानी कि मायोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ग्लोबुलर है और कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड मतलब मिली हुई, ठीक है ना, और टर्सरी स्ट्रक्चर। तो मायोग्लोबिन कैसी स्ट्रक्चर है, मायोग्लोबिन इज ए टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना। इसके बाद इट इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स एंड मैमल्स। मायोग्लोबिन जो होती है आपकी वर्टिब्रेट्स एंड मैमल्स में पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज, यानी कि किस काम में, मतलब जो इसका फंक्शन है मेन, वो क्या है कि ऑक्सीजन को स्टोरेज करने का काम करती है, ठीक है ना। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में से कौन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कौन ऑक्सीजन को आपका स्टोरेज करके रखता है। तो याद रखना, मायोग्लोबिन जो होता है वो O2 को स्टोरेज करता है, जबकि हीमोग्लोबिन क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है, आपका RBC में, रेड ब्लड सेल्स में। जबकि मायोग्लोबिन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, मायोग्लोबिन आपको पाए जाते हैं मसल्स में, ठीक है ना। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि मायो मतलब मसल्स, ग्लोबिन का मतलब आपकी प्रोटीन, ठीक है ना। यानी कि ये मायोग्लोबिन नाम की प्रोटीन कहाँ पर आपकी मिलती है, तो वो मिलती है मसल्स में, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि आप जब ज़्यादा रनिंग करते हो या फिर कोई कसरत वाला काम करते हो तो आपकी सांसें ज़्यादा फूल जाती हैं, यानी कि आपको तेज सांस लेने की ज़रूरत होती है। उसके पीछे का क्या कारण है, तो जब हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके पीछे का कारण बताने वाला हूँ। या फिर जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हो, जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो क्यों आपकी सांसें फूलने लगती है, ठीक है ना। तो इस बात का भी, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो जब हम हीमोग्लोबिन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो हम वहाँ पर जानने वाले हैं कि क्यों हमारी सांसें फूल जाती है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं कि देखो, जो मायोग्लोबिन होती है कंटेन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन, यानी कि मायोग्लोबिन कैसी है आपकी, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन पाई जाती है ऑफ 153 अमाइनो एसिड, यानी कि जो आपकी मायोग्लोबिन होती है उसमें आपके मात्र 153 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। और मायोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, याद रखना 17,800, ठीक है। मायोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 17,800। इसके बाद जो मायोग्लोबिन होती है वो सिंगल हीम ग्रुप उसके पास होता है, यानी कि क्या मतलब है कि देखो, ये जैसे कि आपकी ग्लोबिन की कोई पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है ना, ये पॉलीपेप्टाइड है, तो अब इसके पास केवल और केवल एक ही मायोग्लोबिन पाया जाएगा, ठीक है। तो मायोग्लोबिन हैव ए सिंगल हीम ग्रुप, मायोग्लोबिन के पास सिंगल हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप क्या होता है हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना।
इसके बाद जीन जो मायोग्लोबिन का जो जीन होता है, मायोग्लोबिन का जीन जो होता है प्रेजेंट ऑन 22 अमाइनो एसिड, जो मायोग्लोबिन का जीन होता है वो 22 अमाइनो एसिड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद 75% ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, जो आपकी मायोग्लोबिन होती है उसमें 75% जो आपका पॉलीपेप्टाइड चैन होती है वो आपकी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि देखो आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चैन है, इतना हमें पता लग गया। इसके बाद इस चैन में क्या होता है कि टोटल 8 अल्फा हेलिक्स पाए जाते हैं आपके A to H, आप गिन सकते हो A B C D E F G H, यानी कि कितने हो रहे हैं आपके 8, ठीक है ना। इनको हम कहीं कहीं आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे कि AB BC, ठीक है, VC या फिर CD, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं 8 अल्फा हेलिक्स। तो मायोग्लोबिन में कितने हेलिक्स पाए जा रहे हैं आपके 8 अल्फा हेलिक्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन है इसमें मायोग्लोबिन की, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद इसमें जो होते हैं एक आपके अल्फा हेलिक्स जो होता है उसमें 7 से लेकर के 23 अमाइनो एसिड तक प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि 7 to 23 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन पर हेलिक्स, यानी कि एक हेलिक्स में आपके कितने अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं, तो वे पाए जा रहे हैं 7 से लेकर के आपके 23 अमाइनो एसिड तक, ठीक है ना। इतनी बात पता लगी। इसके बाद द आयरन एटम ऑफ द हीम, जो आयरन एटम होता है हीम का, अभी हम देखने वाले हैं कि हीम की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपका जो हीम होता है, हीम में क्या क्या पाई जाती है, पायरोल रिंग पाई जाती है, एक आयरन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बिनाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, प्रोनाइल ग्रुप होता है। तो हम आगे बात करने वाले हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आयरन एटम ऑफ द हीम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ए नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन चैन ऑफ द ग्लोबुलिन। तो देखो इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है वो हम देखेंगे अब, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं बता देता हूँ। देखो वहाँ पर उस जो हमने लास्ट वाली लाइन देखी है उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि जो आपका ये मान लो हीम ग्रुप है, ठीक है ना, ये आपका एक हीम ग्रुप है। हीम ग्रुप में आपके क्या क्या पाए जाएंगे, 4 तो पाई जाती है आपकी पायरोल रिंग, यानी कि देखो ये आपका आयरन ग्रुप है, आयरन के जो पैरेलल होता है, जो आयरन के पैरेलल होता है उसमें आपके 4 पायरोल रिंग पाई जा रही हैं, एक एन, दूसरा एन, तीसरा एन एंड चौथा एन, यानी कि एक ही प्लेन में, ठीक है। ये कैसे एक ही प्लेन में है, यानी कि अगर आपका एफ यहाँ पर बीच में रखा हुआ है, एफ अगर आपके बीच में रखा हुआ है तो इसको मान लो आप आपका एन एक एन आपका ये हो जाएगा, एंड दूसरा एन ये, तीसरा एन, मतलब ये एक ही प्लेन में है। बट यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन और हिस्टडीन को जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन और हिस्टडीन जो रहेगा वो आपके ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में जुड़ा हुआ होता है। तो जो पिछले वाला हमारा जो स्टेटमेंट था उसका मतलब केवल यही था कि जो आपका आयरन होता है वो हिस्टडीन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। जो आपका आयरन होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, हिस्टडीन से, और ये हिस्टडीन किससे जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा होता है आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन से, ठीक है ना। देखो दोबारा समझो कि देखो आपकी जो आपका एमबी होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, जो आपका एमबी होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है प्रोटीन पार्ट, दूसरा होता है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, जो आपका एमबी में यानी कि मायोग्लोबिन में प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो अब देखो होता क्या, वो देखो मान लो ये आपका कोई भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन आपका जो इसका सबसे लास्ट का पार्ट है इस ग्लोबुलर प्रोटीन का, वो कौन सा है, वो आपका हिस्टिडीन। वो कौन सा है, हिस्टिडीन, ठीक है। और अब ये हिस्टिडीन जो होता है ये आपका हिस्टिडीन है। अब ये हिस्टिडीन इस हीम ग्रुप, ये आप इतना जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका हीम ग्रुप का, ठीक है ना। तो ये जो आपका प्रोटीन है ये हीम ग्रुप से अटैच होता है, बट किससे, हिस्टिडीन के थ्रू, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन और हीम जो आपका अटैच होगा वो किससे होगा,
हिस्टिडीन ग्रुप से, ठीक है ना, हिस्टिडीन ग्रुप से। तो इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं हम कि हीम ग्रुप होता क्या बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हीम ग्रुप के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो देखो ये आपका एक हीम ग्रुप है, ठीक है, कैसा ग्रुप है आपका, ये हीम ग्रुप है, ये वाला आपका, ये वाला जो है। अब हीम में क्या क्या पाया जाता है कि आपका एक आयरन होता है, ये जो आप एन देख रहे हो ना, ये वाली साइकिल, ये पूरी पेंटापेप्टाइड साइकिल देख रहे हो, इसको बोलते हैं पायरोल रिंग, ठीक है ना। एक पायरोल रिंग ये रही, दूसरी पायरोल रिंग ये रही, तीसरी पायरोल रिंग आपकी ये रही, एंड नंबर 4 पायरोल रिंग आपकी ये रही, ठीक है ना। यानी कि एक आयरन है, 4 पायरोल रिंग है, एक आपका हिस्टिडीन इससे जुड़ा हुआ होता है, एक हिस्टिडीन जुड़ा हुआ है और एक आपका इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अब हम कह सकते हैं जो आपका हीम ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, 4 पायरोल रिंग होती है, एक हिस्टिडीन ग्रुप होता है और एक आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये पार्ट आपका क्या मिलकर बनाते हैं ये आपका बनाते हैं हीम ग्रुप को। अब इसमें क्या होता है वो देखो कि जो ये बॉन्ड बनता है, जो इस आयरन से और ये 6 के 6 बॉन्ड बनना है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 बॉन्ड बनना है, इन 6 बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन 6 बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। पोरफायरिन रिंग हमारी कहाँ पर बन रही है, तो हमारी साइडों में बन रही है, यानी कि एक ही प्लेन में बन रही है। याद रखना ये जितना पार्ट है, ये वाला पार्ट ये आपका एक ही प्लेन में है, ठीक है ना। तो कैसे प्लेन में है, एक ही प्लेन में रखा हुआ है, यानी कि बीच में आपका कुछ रखा हुआ है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, जुड़ा हुआ आपका पायरोल रिंग, एक इसके पीछे एक इसके पीछे, ठीक है ना। तो एक ही प्लेन में। बट जब आपका ऑक्सीजन और हिस्टिडीन जुड़ता है तो वो ऊपर की साइड में, यानी कि इस साइड अगर मान लो ये रखा हुआ है तो ये एक इस साइड में जुड़ेगा और एक आपके नीचे की साइड में जुड़ने वाला है, ठीक है ना। तो एक आपके नीचे की साइड में जुड़ने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ऑक्सीजन और जो आपका हिस्टिडीन होता है वो कैसा जुड़ेगा, वो जुड़ेगा परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर आपका जुड़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बता देना, ठीक है। देखो अब और डिटेल में देखो, ये जो आपका ये जो आपको ये वाली स्ट्रक्चर चमक रही है इसको बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है ना, ये है प्रोटीन। बट इस जब आपको बीच में सर्कल सा चमक रहा है इसको बोलते हैं हीम ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, हीम ग्रुप। अब ये हीम ग्रुप को ही हमने इस हीम ग्रुप को ही खोल करके आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। ये देखो ये हीम ग्रुप, इससे ये जो ज्वाइन हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट इससे हीम ग्रुप से जो ज्वाइन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, इस हिस्टिडीन के थ्रू आपका हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। देखो और देखो एक बार और देख लो, कोई बात नहीं। आपकी एक सिंगल चैन है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन है और उससे आपका सिंगल ही हीम ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन है उससे एक सिंगल हीम ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 17,800। मोलिकुलर वेट कितना, 17,800। अमाइनो एसिड कितने पाए जा रहे हैं, 153 अमाइनो एसिड इसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। कितने हेलिक्स पाए जा रहे हैं टोटल, तो 8 हेलिक्स आपके टोटल पाए जा रहे हैं। एक हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं, तो एक जो आपका हेलिक्स है उसमें 7 से लेकर के 23 अमाइनो एसिड तक पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। मायोग्लोबिन कैसी प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। कहाँ पर पाई जाती है, आपकी मसल्स में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इतनी बात आई होप आपको याद रखनी पड़ेगी। और याद रखना हीम ग्रुप में चाहे हीमोग्लोबिन का हो चाहे मायोग्लोबिन का हो, ये क्या काम करता है, ये जो हीम ग्रुप यानी कि आयरन ग्रुप जो रहता है ये अपने नियर बाई जो इसके मतलब जो इससे बॉन्ड बनता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। यानी कि जो कोऑर्डिनेट है ये कितने बॉन्ड बना सकता है, ये आपके 6 बॉन्ड बना सकता है। हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा जाए बट ये मेमोराइज लेक्चर है, इम्पोर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि देखो ऐसा होगा कि पार्ट सी में से आपसे कंबाइन करके पूछा जाएगा, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के दोनों के स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपसे कंबाइन करके पूछा जाएगा। और स्टेटमेंट यही रहते हैं जो मैंने ये पीछे जो स्टेटमेंट लिखे ना, ये वाले स्टेटमेंट यही रहते हैं, इसलिए मैं इनको समझाने की आपको कोशिश
कर रहा हूँ। और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका याद रखना कि मायोग्लोबिन जो होती है वो O2 के स्टोरेज करती है, यानी कि ऑक्सीजन का स्टोरेज करती है, हीमोग्लोबिन स्टोरेज नहीं करती है। ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो आई होप अब आपको इस पार्ट में जो इसलिए जो स्लाइड है इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमने वो पढ़ा है ना कि हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो वो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है वो थोड़ा यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। पहले हमने ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लिया कि जो आपका हीम ग्रुप होता है उसमें बीच में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है आपका आयरन, उसके चारों तरफ क्या होते हैं पायरोल रिंग। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। एक होता है ऑक्सीजन बाइंड, एक होता है हिस्टिडीन बाइंड। जो आपका हिस्टिडीन बाइंड होता है, याद रखना है, इसमें मैं आपको यहीं पर ही समझा देता हूँ कि जो एक सेकेंड, कि जो आपका देखो ये आयरन से अगर हिस्टिडीन डायरेक्ट अटैच हो, आयरन से हिस्टिडीन डायरेक्ट अटैच हो, यानी कि आयरन के पास वाला जो हिस्टिडीन होता है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल। ठीक है ना, यानी कि आयरन के पास वाला, पास पी याद रखना, पास से प्रोक्सिमल। ठीक है ना, और बॉन्ड कौन सा बना रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयरन से जितने भी अटैच होंगे वे सब सारे के सारे कितने, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सारे के सारे बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, बट एक और कंडीशन आती है कि ये जो आपका आयरन होता है यहाँ पर तो देखो ये ऑक्सीजन से अटैच है, ये ऑक्सीजन से अटैच है, बट ये ऑक्सीजन भी आपका अटैच होता है हिस्टिडीन से। ठीक है ना, यानी कि ये ऑक्सीजन भी दोबारा किससे अटैच होता है, ये होता है हिस्टिडीन से। यहाँ का हिस्टिडीन जो है ये अलग है और ये वाला हिस्टिडीन जो है ये अलग है, तो आप इस बात को मत भूलना। ठीक है, इतनी बात पता लगी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इस हिस्टिडीन और इस O2, इस हिस्टिडीन और इस O2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस O2 और हिस्टिडीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख रखा है स्लाइड में। ठीक है ना, तो हमारा जो O2 से जो हिस्टिडीन बॉन्ड बना रहा था उसको बोला हमने हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, अब ये जो देखो ये आयरन था, आयरन के पास वाला था हिस्टिडीन, तो इसको बोल दे, इस हिस्टिडीन को बोल दे हमने प्रोक्सिमल। इसको क्या बोल दे हमने, प्रोक्सिमल, PROXIMAL। ठीक है ना, प्रोक्सिमल। बट ये क्या है, ये आयरन से दूर वाला है, ये आयरन से कैसा है, ये आयरन से दूर वाला है, तो इसलिए इसको बोलेंगे डिस्टल। इसको क्या बोलेंगे, डिस्टल। इसको किस नाम से जाना जाता है, डिस्टल हिस्टिडीन बॉन्ड। इसको किस नाम से जाना जाता है, डिस्टल हिस्टिडीन बॉन्ड। ठीक है ना, इतनी बात समझ आई। मैंने इससे सब चीज़ लिख रखा, मैंने केवल अभी आपको ये समझाया कि जो आपका आयरन होता है उसके जो पास वाला हिस्टिडीन होता है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, और जो आपका ऑक्सीजन से, अगर इस ऑक्सीजन से आपका हिस्टिडीन अटैच हो रहा है तब इस वाले हिस्टिडीन को बोलेंगे आपका डिस्टल, यानी कि दूर का। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो आयरन है ये कैसा है, दूर का बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, और ये जो आपका हिस्टिडीन है और जो ऑक्सीजन है उनके बीच में अगर हम बॉन्ड देखेंगे तो वो बॉन्ड कौन सा बनेगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला डायग्राम अब आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला डायग्राम क्यों रखा कि यहाँ पर हम 4 पायरोल रिंग की बात कर रहे थे, यानी कि जो हीम ग्रुप रहता है उसके बीच में क्या है आपका, उसके बीच में आपका Fe है। क्या है आपका, Fe। अब ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे। ठीक है ना, तो जो आपका ये वाला इतना पार्ट है, ये आपका इतना पार्ट है, ये क्या बना रहा है आपका, पायरोल रिंग। ये क्या बना रहा, पायरोल रिंग। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये वाला पार्ट जो है ये दूसरा पायरोल है। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये जो पार्ट है ये तीसरा, ये भी पायरोल है, एंड ये वाला जो पार्ट है आपका ये भी कैसा है, पायरोल है आपका। तो कितने पायरोल ग्रुप बन गए आपके, 4 पायरोल रिंग बन गई। इतने में किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, 4 पायरोल बन गए, एक ऑक्सीजन से बना रहा है, एक हिस्टिडीन से बना रहा है, यानी कि इस आयरन ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए।
ठीक है ना, वही सेम इस डायग्राम में समझाया गया है। तो डायग्राम से हमने बहुत समझ लिया, अब थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इन हीम आयरन बाइंड विथ 4 पायरोल रिंग, जिसको हम टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। हमने देख लिया इसमें कि जो आपका जो आयरन होता है वो कितने पायरोल रिंग से अटैच है, 4 पायरोल रिंग से अटैच है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मायोग्लोबिन की, वो कौन सी होती है, फेरस, Fe2+, Fe2+, इसको क्या बोलते हैं, फेरस, ठीक है ना। तो इसका नाम याद रखना, क्योंकि फेरस और फेरिक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कैसी, FeRous, ठीक है ना, ये कैसी है, इसको बोलते हैं फेरस, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरस। यानी कि अगर ये जो है जब आयरन इस O2 से बाइंड कर लेगा तो ये कैसी पोजीशन में करेगा, जब ये आयरन जो हो Fe2+ में हो, Fe2+ में हो, तब ही ये ज्वाइंट कर पाएगा इस ऑक्सीजन को, और इस स्टेट को बोलते हैं फेरस स्टेट, ठीक है ना। और इस जो आपका प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना। इसके बाद 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, किसके द्वारा, Fe2 के द्वारा। हम देख चुके हैं Fe2 आपके कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। 4 बॉन्ड कौन से, 4 बॉन्ड है आपके पायरोल रिंग के, 1 बॉन्ड है आपका ऑक्सीजन का, देखो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बना रहा है। 1 बॉन्ड कौन सा है, 1 बॉन्ड आपका हिस्टिडीन टू ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि जो हिस्टिडीन है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये है जुड़ा हुआ है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन से, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि ये हिस्टिडीन आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ आपका ग्लोबिन से, ठीक है ना। तो ये भी कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इतने में किसी को आपत्ति हो तो भैया बता दियो, ठीक है। इसके बाद देखो कि ग्लोबिन ऑफ मायोग्लोबिन बाइंड ए सिंगल हीम ग्रुप बाय फॉर्मिंग ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम बात है कि जो आपका ग्लोबिन है वो मायोग्लोबिन से किससे मिलकर, मतलब किससे जुड़ा हुआ होता है, एक सिंगल हीम ग्रुप से, एक सिंगल हीम ग्रुप ही इसमें होता है। जो आपका मायोग्लोबिन होता है उसमें एक सिंगल हीम ग्रुप ही होता है। द पोरफायरिन इज हीम नोन एज प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है ना। ये बात याद रखना कि जो आपकी पोरफायरिन रिंग होती है मायोग्लोबिन में जो आपकी पोरफायरिन रिंग होती है उसको बोलते हैं आपके प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है ना, ये आपका 9 है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोपोरफायरिन 9। ओनली Fe2 स्टेट कैन बाइंड O2, केवल और केवल फेरस स्टेट जो होती है, आयरन की फेरस स्टेट जो होती है वही आपकी O2 को बाइंड कर सकती है। Fe को क्यों नहीं करती, उसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि देखो Fe अगर यहाँ पर Fe3+ हो तो यहाँ के जो आयरन होते हैं, जो आयनाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जबकि यहाँ पर एक आयनाइजेशन बचा हुआ रहता है, तो ये बॉन्ड बना लेता है किससे, O2 से, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, ठीक है। इस डायग्राम को भी हम समझ चुके थे, ये भी हमने पीछे वाला समझ लिया, ठीक है। आई थिंक अब इसमें जो हीम ग्रुप क्या होता है, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि जो है आपका हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, यानी कि आयरन जो होता है, आयरन अब 2 स्टेट में पाया जाता है, एक आपका फेरस में, एक आपका फेरिक में, यानी कि एक आपका Fe2+ में, एक आपका Fe3+ में। इसको बोलते हैं फेरस, जो आपका Fe2+ है इसको बोलते हैं फेरस, जबकि जो आपका Fe3+ है उसको बोलते हैं आपका फेरिक, ठीक है ना। जो आपके Fe2+ है वो क्या काम करता है कि बाइंड विथ O2, यानी कि O2 से बाइंड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन, और इस स्टेट को हम ऑक्सीजनेशन फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है ना। जबकि जो आपकी फेरिक स्टेट होती है, यानी कि Fe3+ की स्टेट होती है, ये डू नॉट बाइंड विथ O2, यानी कि O2 से बाइंड नहीं कर पाती, इसलिए इसको बोलते हैं मैट मायोग्लोबिन, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मैट मायोग्लोबिन। आगे बढ़ेंगे और देखो अब आपके डिस्टल एंड प्रोक्सिमल क्या होते हैं वो देखो। तो मैंने आपको बताया है कि जो आयरन होता है अगर डायरेक्ट अटैच हो इस हिस्टिडीन को तो इसको क्या बोलेंगे,
प्रोक्सिमल, यानी कि कैसा पास वाला। जबकि अगर इस ऑक्सीजन से, याद रखना, इस ऑक्सीजन से आपका हिस्टडीन अटैच हो तो इसको क्या बोलेंगे आपका, इसको बोलेंगे आपका डिस्टल, इसको बोलेंगे डिस्टल, ठीक है ना। तो ये याद रखने ना, दूर दूर से डिस्टल, पास से प्रोक्सिमल, दूर से डिस्टल, पास से प्रोक्सिमल, ठीक है ना। इतनी बात याद रख लोगे, कल्याण आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो लेक्चर आपके समझ में एक बार ना आए, दो बार ना आए, तीन बार ना आए, 4 बार देखना, बट देखना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है जिसकी एक बार में कुछ पढ़ कर सब कुछ याद हो जाए। ऐसा बहुत रेयर केस होता है, करोड़ों में एक होते हैं वे, ठीक है ना। तो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम जो हम पढ़ते हैं उसको भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। तो एक डायलॉग भी है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ऑल्सो वुमेन, ठीक है ना। तो ये बात भी आप याद रखना। अब लिखा हुआ क्या है वो देखो कि ग्लोबिन प्रोटीन बाइंड विद द डायरेक्टली विथ Fe2 प्लस मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज हिस्टडीन, यानी कि बात की गई आपकी इस Fe2 और इस आपका हिस्टडीन से, ठीक है ना। जबकि जो आपकी हिस्टडीन दैट बाइंड विद ऑक्सीजन मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज नोन एज डिस्टल हिस्टडीन, यानी कि जो आपका ये हिस्टडीन इस ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तब इसको बोलते हैं आपका डिस्टल हिस्टडीन, ठीक है ना। तो ये बात हम बता चुके हैं। सॉरी फॉर जो यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉइस हो रहा है ना, मैं हटा नहीं सकता इस एक्स्ट्रा नॉइस को, बट अब से मैं स्टार्ट ही करूँगा कि रात में ही आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया करूँ डे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है। बट सॉरी गाइज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दोबारा से मतलब चारों तरफ मशीनें चल रही हैं, उधर कुछ और मशीन चल रही है, तो मैं खुद भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैं अब रात में ही, मैंने सोचा है कि मैं अब रात में ही आपका रिकॉर्ड कर दिया करूँगा जितना भी है, ठीक है ना। या फिर मैं यहाँ सब कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा हो रहा है और ऐसे शोर शराबे में आप भी डिस्टर्ब होते हो, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, तो अच्छा नहीं रहता। तो मैं बहुत जल्दी यहाँ से शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ाई से जो हम पढ़ रहे हैं इससे कोई खिलवाड़ नहीं, ठीक है। तो देखो अब इसको देख लेते हैं कि आपका जो प्रोक्सिमल हिस्टडीन है, यानी कि पास वाला है, ये कहाँ पर आपका 93 जो आपका अमाइनो एसिड है वहाँ पर प्रेजेंट है। 93 अमाइनो एसिड कौन सा होगा आपका, हिस्टडीन होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। इसके बाद 8 अमाइनो एसिड ऑफ एफ अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है वो देखो, हमने पढ़ा था कि आपके कितने कितने अल्फा हेलिक्स थे, 8 थे। कौन कौन से, ABCDE F G एंड H, ठीक है ना। ये सारे के सारे कैपिटल में है, बट मैंने स्मॉल में भी बना दिए। तो आपका जो है ये जो पास वाला है, ये कौन, इस अमाइनो एसिड कौन सा है, ये 93rd यानी 93, ठीक है ना, 93, ठीक है ना। बट इसमें भी ये आपके सेपरेट अल्फा हेलिक्स, अब ए आपका सेपरेट अल्फा हेलिक्स है, बी आपका सेपरेट अल्फा हेलिक्स है, ठीक है ना। तो अब आपका अल्फा हेलिक्स कौन सा होने वाला है, इसमें भी ये होने वाला आपका एफ, ठीक है ना। कौन सा होने वाला, एफ। अब एफ में भी कितने अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं आपके, तो मैंने आपको बताया था 7 से लेकर के 23 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। 7 से लेकर के 23 अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं। अब इन अमाइनो एसिड में से भी कौन सा नंबर है, 8वां नंबर है, ठीक है ना। इन अमाइनो एसिड में से भी कौन सा नंबर है, तो वो है आपका 8वां नंबर। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो हिस्टडीन है, अगर हम टोटल पॉलीपेप्टाइड चैन देखें तो इसका नंबर आता है, इसका नंबर जो है वो 93 है। बट अगर हम हेलिक्स में बात करें तो आपका जो एफ अल्फा हेलिक्स है, जो आपका एफ अल्फा हेलिक्स है, वहाँ पर पाया जा रहा है। और अगर हम उस एफ अल्फा हेलिक्स में भी अमाइनो एसिड में देखें तो आपका जो एफ अल्फा हेलिक्स में जो आपका 8वें नंबर का अमाइनो एसिड है, वहाँ पर वो जो आपका अमाइनो एसिड है वो कैसा अमाइनो एसिड है, वो आपका है प्रोक्सिमल, मतलब वो आपका है हिस्टडीन, ठीक है ना। और यही आपका प्रोक्सिमल पार्ट बना रहा है। इतनी बात समझ में आई, इजी था, दोबारा देख लेना अगर नहीं आई होगी, ठीक है ना। अगर नहीं आई है तो देखो कोई नहीं, डिस्टल्स आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब डिस्टल हिस्टडीन, जो आपका डिस्टल हिस्टडीन है, जो आपका डिस्टल हिस्टडीन है, ये कहाँ पर बनना है,
तो ये बनना आपका 64th पोजीशन पे, यानी कि दोबारा से बनाओ कि देखो कितने अल्फा हेलिक्स पाए जा रहे हैं आपके, 8 अल्फा हेलिक्स। कौन कौन से, ए बी सी डी ई ई एफ एफ एंड जी एंड एच, ठीक है ना। तो ये 8 अल्फा हेलिक्स है आपके। अब इन 8 अल्फा हेलिक्स में आपका अमाइनो एसिड का जो टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है ना, उसमें कौन सा नंबर है, 64। बट कौन सा अल्फा हेलिक्स है, तो याद रखना ये आपका ई, ठीक है ना, ई हेलिक्स पे पाया जा रहा है, यानी कि इस हेलिक्स पे आपका पाया जा रहा है। और इस ई में भी अमाइनो एसिड का कौन सा नंबर है, तो वो है नंबर 7, नंबर 7, यानी कि आपका ई हेलिक्स में भी जो अमाइनो एसिड का नंबर है वो कौन सा है, 7। यानी कि अगर जो हिस्टडीन है यहाँ पर जो 7वां नंबर है वो हिस्टडीन का है, और ये तब अटैच होगा उससे, ये उससे अटैच होगा, ठीक है ना। जबकि अगर आपका इसी में ही हम देखो दोबारा बना लो, ए वी सी डी, यहाँ पर लिख लो ई, और आपका एफ जी, और ये आपका क्या है, एच, ठीक है ना, एच। अब ये वाला जो हिस्टडीन है ये इस एफ हेलिक्स में पाया जा रहा है, और इसका नंबर कौन सा, 8, इसका नंबर कौन सा, 8, ठीक है ना। तो आपको अभी अब आप कहोगे कि सर आप ये तो आपने 2 प्रोटीन बना दी, बट 2 प्रोटीन नहीं है, एक ही प्रोटीन है। यानी कि अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पर ले आऊँ, इस एफ को उठा करके यहाँ पर ले आऊँ, तो हमारा सेम ही, यानी एक ही प्रोटीन है। यानी कि इन दोनों के बीच में आपका क्या पाया जा रहा है, हीम ग्रुप पाया जा रहा है बस। बट इस ई, ये जो ई है आपका, ये डिस्टल पार्ट बना रहा है, ये एफ जो है आपका प्रोक्सिमल पार्ट बना रहा है। इसलिए देखो आपको यहाँ पर जब कभी भी हिस्टडीन चमकता होगा तो मिडिल में चमकता हो, देखो ये मिडिल में है ना, ये मिडिल में है, ये किस किस के मिडिल में है, तो ई और एफ के बीच में है। एफ का कौन सा अमाइनो एसिड है, 8वें नंबर का, ई का कौन सा अमाइनो एसिड है, 7वें नंबर का, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो आपका प्रोक्सिमल है वो कौन सी कितने अमाइनो एसिड बाद बनना है, 93 के बाद बनना है, जबकि जो आपका डिस्टल है वो 64 अमाइनो एसिड के बाद आपका बन रहा है, ठीक है ना। तो इतनी बात याद आई, बहुत अच्छी बात है। कोड याद रखना चाहो तो कोड याद रख लेना कि आपका HDPC का मतलब क्या है, कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहाँ पर बनना है, डिस्टल वाले पार्ट में, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब इससे क्या, इससे हिस्टडीन जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से क्या, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ एक बार फिर से, ये क्या इस ऑक्सीजन से आपका क्या जुड़ने वाला है, इससे जुड़ने वाला है दोबारा से हिस्टडीन बॉन्ड, जो कि आपके कौन से नंबर का होगा, 64 नंबर का होने वाला है, ठीक है ना, 64 नंबर का होने वाला है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपकी ई, जो आपके ई हेलिक्स है उसमें। ई हेलिक्स में भी अमाइनो एसिड का कौन सा नंबर है, तो ई हेलिक्स में भी अमाइनो एसिड का नंबर है 7वां, ठीक है। इतनी बात याद आई। अब इस हिस्टडीन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनना है उसको बोलेंगे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, उसको आपको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। अब इतनी बात याद आई। तो यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनना, आपका डिस्टल वाले पार्ट में, इसको अब हम डिस्टल ही तो बोलेंगे, डिस्टल पार्ट बोलेंगे, यानी कि डिस्टल हिस्टडीन बोलेंगे। तो इस H का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस D का मतलब होता है डिस्टल बॉन्ड। यानी कि ये जो आपका जो डिस्टल हिस्टडीन है ये कैसा बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, आपका पूछा जा चुका है। जबकि जो आपका पास वाला ये वाला है, ये हिस्टडीन कैसा बॉन्ड बना रहा है, तो ये बॉन्ड बना रहा है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए लिखे P4 प्रोक्सिमल, यानी कि पास वाला, C4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला, ठीक है। तो इतना ये स्लाइड में आपको आई होप समझ में आया होगा। ये आपका पाथ फाइंडर का डायग्राम है, मैं इसमें सब चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है ना। कि देखो ये पायरोल में आपकी ये 4 रिंग पाई जा रही है, सेंटर में आपका आयरन पार्ट है। यहाँ पर देखो ये इन्होंने दिखा रखा है कि जो आपका आयरन है उससे जुड़ा हुआ आपका O2, यानी कि O2 है, और इससे जुड़ा हुआ है आपका हिस्टडीन, इसको बोलते हैं आपका डिस्टल हिस्टडीन। इसको कैसे नाम से बोलते हैं, डिस्टल हिस्टडीन। टोटल अमाइनो एसिड कौन से नंबर का है ये वाला हिस्टडीन, तो 64वें नंबर का है। जबकि जो हेलिक्स है वो कौन सा हेलिक्स है, ई हेलिक्स है,
और ई हेलिक्स में भी कौन सा अमाइनो एसिड है, तो 7वें नंबर का आपका अमाइनो एसिड है। इस ऑक्सीजन और इस हिस्टिडीन में जो आपका डिस्टल हिस्टिडीन में है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनना है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है। जबकि जो ये आयरन है, इसके पास वाला जो हिस्टिडीन है इसको बोला प्रोक्सिमल हिस्टिडीन, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनना है वो बनना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वही सेम है कि देखो, अगर आपका ऑक्सीजन अटैच होगा, यानी कि हीम ग्रुप से ऑक्सीजन अटैच होगा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीमायोग्लोबिन। अगर आपका हिस्टिडीन से या फिर हीम ग्रुप से आपका ऑक्सीजन अटैच नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे डीऑक्सीमायोग्लोबिन। क्या बोलेंगे उसको, डीऑक्सीमायोग्लोबिन। तो ये दो टर्म याद रखना। अगर ऑक्सीमायोग्लोबिन है यानी कि आपका ऑक्सीजन अटैच है, अगर आपका ऑक्सीजन अटैच नहीं है आयरन ग्रुप से, तो उसको बोलेंगे डीऑक्सीमायोग्लोबिन, ठीक है। बोलने से मुंह सूख जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब ये आपसे कभी कभी पूछ ले जाता है, इसका मतलब देखो क्या है कि अगर आपका मायोग्लोबिन H2O यानी कि वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तब उसको बोलेंगे डीऑक्सीमायोग्लोबिन। अगर O2 के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीमायोग्लोबिन। अगर नाइट्रस मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सी मायोग्लोबिन। तो चारों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, चारों के नाम आपको याद रखने हैं कि अगर NO के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखते हैं इसकी काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स देखो, हमें कोई भी डेरिवेटिव्स यहाँ पर नहीं करनी, यानी कि हमें जो है किसी भी जो थ्योरी एग्जाम होता है उसकी तैयारी नहीं करनी, हमें सीधी सी काइनेटिक्स देखनी। काइनेटिक्स में भी हमें क्या देखना होता है, हमें काइनेटिक्स में देखना होता है कि ग्राफ कैसा बनना है, ठीक है ना, हमें ग्राफ कैसा मालूम दिखाई दे रहा है। बाकी मैंने लिख दी है, जिसको समझ में ना आए वो यहाँ से देख सकता है कि डिसोसिएशन ऑफ मायोग्लोबिन, जब हम मायोग्लोबिन को का डिसोसिएशन करते हैं तो हमारी ये वाली रिएक्शन आती है। फिर इसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो गूगल करो, गूगल करने के बाद मुझे भी बताओ, क्योंकि मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ये नहीं मैं सब चीज़ आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दूँ, तो मुझे आपको इतना कंफर्टेबल भी महसूस नहीं करवाना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, जनरली अगर आपको मिल रहा है तो सही है, अगर आपको ये डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं मिल रहा तो फिर आप मुझसे बता सकते हो, बट एक बार अपनी तरफ से ज़रूर ट्राई करो। अगर आपको नहीं मिलता फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शनल सैचुरेशन, फ्रैक्शनल सैचुरेशन क्या होता है, आपको केवल टर्म का मतलब समझना है, इनका मतलब नहीं समझना कि ये कहाँ से आया, कभी नहीं पूछा जाता आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो, जो मेन है इस पूरे स्लाइड में मेन क्या है, मेन ये है कि आपका जो डायग्राम है वो कैसा बनता है। तो जो आपका डायग्राम होता है वो हाइपरबोलिक बनता है, ठीक है ना। तो जो आपका डायग्राम है वो कैसा बन रहा है, यहाँ पर हाइपरबोलिक डायग्राम आपका नज़र आ रहा है। यानी कि हाइपरबोलिक कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से आपका होता है। ये आपका Y है यानी कि फ्रैक्शनल सैचुरेशन, ये आपका हाफ PO2 है, ये कैसा आपका हाफ PO2, ठीक है ना। अभी हाफ PO2 क्या है तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि हिल्स प्लॉट के बारे में पूछा जाता है। हिल्स प्लॉट के बारे में ये डायग्राम आता है, यानी कि सीधा सा डायग्राम है ये वाला, ठीक है ना, सीधा सा डायग्राम है ये वाला। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 होती है, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 1, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो 100% सैचुरेटेड हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितने % सैचुरेटेड हो रही है, तो वो 100% सैचुरेशन होती है। ज़्यादा इस डायग्राम मतलब इसके पीछे मत भागना, क्योंकि इसके पीछे टाइम वेस्ट करना ऐसा है कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है ना। करने को तो मैं इसको अभी आपको करके बता सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि आपसे क्या पूछा जाना है, केवल इस प्लॉट के मतलब इस डायग्राम के बारे में पूछा जाता है कि आपको डायग्राम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मायोग्लोबिन का डायग्राम है। तो आपको याद रखना है इस हाइपरबोलिक डायग्राम मायोग्लोबिन का है। और ये जो स्ट्रक्चर बननी है जैसे हिल्स में क्या करते हैं नॉर्मली, इस हमारे जो लास्ट में जो हमारी रिएक्शन आई है इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद इसको जो होते हैं ये जो आपकी वाई एक्सिस पे होती है इसको log y/1 माइनस के बाय रखते हैं यहाँ पर log PO2। अब ये क्या है क्या नहीं है तो इतना वेरी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पूछा जाता है, ठीक है ना। इतना आपसे डीप में नहीं पूछा जाता। अब अगर कभी स्ट्रक्चर में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है। स्ट्रक्चर आपसे पूछे जाते हैं एंजाइम्स में, ठीक है ना। एंजाइम्स की काइनेटिक्स आपको आनी चाहिए, मायोग्लोबिन की आए या फिर ना आए, ठीक है ना। एंजाइम्स की काइनेटिक्स आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये डायग्राम आपको चमक रहा होगा, हाइपरबोलिक डायग्राम है। सेम आपका जो है मायोग्लोबिन में आपको कैसे चमक रहा है, हाइपरबोलिक। डायग्राम आपके काफ़ी टाइप के होते हैं, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, ठीक है ना। तो मैं आगे आपको डायग्राम भी बताने वाला हूँ कि आपके कम से कम 8-9 प्रकार के डायग्राम होते हैं। कौन सी आपकी एक्स एक्सिस होती है, कौन सी आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जबकि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आपको जो कर्व चमक रहा हो कुछ एस के टाइप का चमक रहा होगा। यानी कि कर्व कैसा है, ये कर्व आपको कुछ इस प्रकार से चमकेगा, यानी कि इस प्रकार से एस टाइप का। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मोइडल। इसको कैसा बोलते हैं, सिग्मोइडल। बट ये किस में आपका, ये आपका हीमोग्लोबिन में। ये कर्व किस में पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन में जो कर्व होता है वो होता है आपका सिग्मोइडल। जबकि जो आपका मायोग्लोबिन होता है उसमें कर्व आपका कैसा है, हाइपरबोलिक, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ, ये आपका हाइपरबोलिक। जबकि ये वाला जो मायोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन में पाया जा रहा है इसको बोलते हैं आपका सिग्मोइडल कर्व, ठीक है ना। इसको कैसा कर्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व, ठीक है। इतना समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपने मायोग्लोबिन पढ़ लिया, जितनी हमें ज़रूरत थी उतना हमने पढ़ लिया। हमने स्टेटमेंट देखे जो कि आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक्स में आपको ग्राफ पता होना चाहिए कि हिल्स प्लॉट का कैसा डायग्राम होता है, ठीक है ना। हिल्स प्लॉट का कैसा होता है। और सिंपल जो आपका फ्रैक्शन सैचुरेशन का होता है, यानी कि आपका ये वाला डायग्राम होता है फ्रैक्शनल सैचुरेशन का, ये कैसा होता है आपका हाइपरबोलिक। जबकि हिल्स प्लॉट का डायग्राम आपका नॉर्मल होता है, जहाँ पर आपकी n की वैल्यू 1 होती है। यानी कि आपके सिंपल सा एक लाइन सेंटर से खींच करके इसको स्लोप बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको बस केवल ये डायग्राम याद रखना, टाइम वेस्ट मत करना, आई रिपीटेड टाइम वेस्ट मत करना है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि यही होता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अंतर देख लेते हैं मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में। ये जो आपकी जो टेबल है इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये टेबल आपकी इम्पोर्टेंट है, एक एक बात इसमें लिखी हुई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो जो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन होता है उनमें अंतर क्या है। हालांकि हीमोग्लोबिन को हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है ना, बट हमें पता होना चाहिए अंतर, क्योंकि हैंड टू हैंड याद हो जाते हैं। देखो मायोग्लोबिन क्या है कि इट इज़ ए मोनोमेरिक प्रोटीन। हमें पता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड कौन है, मायोग्लोबिन। जबकि हीमोग्लोबिन में आपके टेट्रामेरिक पाए जा रहे हैं। यानी कि जैसा मायोग्लोबिन सिंगल है तो सिंगल यानी कि अब यहाँ पर तो एक चैन पाई जाती है, यहाँ पर आपकी 4 चैन, 4 पॉलीपेप्टाइड चैन पाई जाएगी। 4 को बोलते हैं टेट्रामेरिक प्रोटीन। इसके बाद जो मायोग्लोबिन होता है इट इज नॉन एलोस्टेरिक। जबकि जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक क्या होता है, थोड़ा सा देखो, वो देखो आपने एंजाइम्स पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो मान लो ये आपका एंजाइम्स है। अब इसके काफ़ी सारे मॉडल थे, जैसे कि आपका की मॉडल था एक, ठीक है ना। एक इसके बाद आपका एलोस्टेरिक मॉडल था। तो देखो हम यहाँ पर एलोस्टेरिक जब हम एंजाइम पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट यहाँ पर हम एक प्रकार से एलोस्टेरिक को समझने वाले हैं कि मान लो कोई एंजाइम है। अब इस एंजाइम को हम रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि एक तो होती है इसमें बाइंडिंग साइड, एक तो होती है इसमें एक्टिव साइड, बट एक होती है इसमें कंट्रोल करने वाली साइड। एक क्या होती है, एक होती है इसमें कंट्रोल करने वाली साइड। तो जो ये कंट्रोल करने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइड।
इस एंजाइम्स में ये जो कंट्रोल करने वाली साइट्स होती है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। यानी कि हम इस एंजाइम का काम इनहिबिट भी कर सकते हैं, इस जो हमारी एक्स्ट्रा साइट पाई जा रही है यानी कि जो एलोस्टेरिक साइट पाई जा रही है इस एंजाइम को हम इनहिबिट भी कर सकते हैं, या फिर इसी एंजाइम को हम इस साइट से जो है इसमें कुछ और सब्स्टिट्यूट लगा के कोफैक्टर लगा करके इसको हम हाई रेट भी कर सकते हैं, इसको हम हाई रेट भी कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू होता है, वो होता है एलोस्टेरिक साइट से। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपका ये कोई एंजाइम्स है उसमें एक एक्स्ट्रा साइट्स पाई जाती है और इस एक्स्ट्रा साइड में अगर हम कोफैक्टर का यूज करें तो ये एंजाइम हमारा फास्ट भी वर्क कर सकता है और इनहिबिट भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही आपके लिए एलोस्टेरिक में जब हम एंजाइम्स पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद मायोग्लोबिन क्या है कि इट हैज़ टर्सरी स्ट्रक्चर। मायोग्लोबिन कैसे स्ट्रक्चर है, इट हैज़ टर्सरी स्ट्रक्चर। जबकि जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो कैसी है, इट हैज़ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। यानी कि हीमोग्लोबिन कैसी है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। टेट्रामेरिक मतलब क्वाटनरी, और मोनोमेरिक प्रोटीन पाई जा रही है वो भी मोनोमेरिक कैसी यहाँ पर टर्सरी। ठीक है ना, मोनोमेरिक जो पॉलीपेप्टाइड है वो भी कैसी है, टर्सरी। इसके बाद जो मायोग्लोबिन है इट इज एन ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का स्टोरेज हो रहा है, जबकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और एक मज़े की बात मैं बताता हूँ आपको कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और पावर हाउस कहलाता है यानी कि एटीपी का जनरेशन करता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया आपका आरबीसी में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया आपका आरबीसी में नहीं पाया जाता और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। और इसका मतलब जो आपकी आरबीसी है वही ऑक्सीजन का कैरी कर रहे हैं। यानी कि देखो ये कुछ ऐसी बात है कि आरबीसी जो है सबको एनर्जी दे रहा है, आरबीसी सबको एनर्जी दे रहा है। एनर्जी कैसे कि वहाँ तक वो O2 पहुँचा रहा है, क्योंकि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वे ऑटोमेटिकली माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहाँ से क्या कर रहे हैं, आपका जो है वहाँ से एनर्जी प्राप्त कर रहा है। बट आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो O2 को इसलिए ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर स्टोरेज करके रख सकता है, खुद यूज नहीं कर सकता। ठीक है ना, खुद यूज नहीं कर सकता तो बट फिर भी वो औरों को प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है ना, तो आप ये बात याद रख सकते हो। इसके बाद क्या है कि मायोग्लोबिन की एफिनिटी यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी होती है वो 100% होती है, 100% होती है। यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो आपका N की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर N की वैल्यू 1 मतलब आपकी 100% पाई जाती है। जबकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन को बाइंड करने की एफिनिटी होती है वो कंपेयर टू मायोग्लोबिन बहुत कम होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 70% होती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो इस पॉइंट को हम और अच्छे से जब हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तब समझने वाले हैं। अगर मैं इसे आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करूं तो देखो याद रखना कि जो आपके हीमोग्लोबिन है वो कैसी है, टेट्रामेरिक चैन है। कैसी चैन है, टेट्रामेरिक। यानी कि यहाँ पर आपके 4 क्या पाए जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड पाए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पर रिलैक्स और टेंस एक कंडीशन आ जाती है। अब रिलैक्स और टेंस कंडीशन क्या होती है, तो देखो अब चलो मैं इसको ना इस पॉइंट को आप हीमोग्लोबिन के लिए छोड़ दो। इस पॉइंट को हम हीमोग्लोबिन में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम हीमोग्लोबिन में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगा कि तो मुझे आपको टेंस क्या होता है, आपकी जो आपकी आर स्टेट होती है वो क्या होती है, तो मुझे वो सब आपको बताना पड़ेगा और तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इतना उसके लिए टाइम नहीं है। तो जब हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन में ही हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, काफ़ी लंबा आपका जो हीमोग्लोबिन है उसका लेक्चर हो जाएगा तभी भी। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट है गाइज, और तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, बट इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश में करूँगा। इसके बाद क्या होता है कि मायोग्लोबिन में कोई रिलैक्स या फिर टेंस स्टेट नहीं पाई जाती। अब ये रिलैक्स और टेंस स्टेट क्या होती है,
तो हम देखो, मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, एक जर्नल बता रहा हूँ, कभी आप इसको ही लेकर के चलो। जब जब आपका ये ऑक्सीजन जो है बाइंड होता है हीम ग्रुप से, ये ऑक्सीजन बाइंड होता है हीम ग्रुप से, तब इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड फॉर्म। जब ये ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता, जब ये ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता किससे, हीम ग्रुप से, तब इसको बोलते हैं टेंस स्टेट। ठीक है ना। तो ये कंडीशन कहाँ पर पाई जा रही है, आपकी हीमोग्लोबिन में पाई जा रही है, जबकि मायोग्लोबिन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं पाई जाती। रिलैक्स और टेंस क्या होता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो मायोग्लोबिन होता है उस पर कोई पीएच का इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, जबकि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसमें पीएच का इफेक्ट पड़ता है, उसमें पीएच का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। हम डिफरेंट टाइप के उसमें डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है। और इस पीएच इफेक्ट को ही बोल देते हैं वॉर्स इफेक्ट्स। इस पीएच इफेक्ट को ही क्या बोल देते हैं, वॉर्स इफेक्ट बोल देते हैं। इसके बाद मायोग्लोबिन जो होता है कि उसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज हाइपरबोलिक। इम्पोर्टेंट कि जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो कैसा होता है, हाइपरबोलिक, जबकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कर्व कैसा होता है, सिग्मोइडल कर्व आपका पाया जाता है। तो अब आपको मैंने इतने ये सारे के सारे पॉइंट समझा दिए, इसमें ये वाला पॉइंट रह गया आपका ये वाला। ठीक है। तो इसमें हम हीमोग्लोबिन में समझेंगे। ठीक है। और वहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़े और आपके डिफरेंस बेबी देख लेते हैं कि अब हीमोग्लोबिन पहले दे दिया, मायोग्लोबिन बाद में दे दिया है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लड। हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में भी आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। मायोग्लोबिन कहाँ पर पाया जा रहा है, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द हार्ट एंड स्केलेटन मसल्स, यानी कि आपका मोस्टली कहाँ पर पाया जा रहा है, मसल्स में। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन क्या है कि टेक ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हीमोग्लोबिन का क्या काम करता है कि लंग्स से ऑक्सीजन को पकड़ेगा और पूरे ऑर्गन तक आपका ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये कहेगा किसी दूसरे सेल से कि लो तुम ऑक्सीजन लो, तुम ऑक्सीजन लो, तुम ऑक्सीजन लो। ठीक है ना। तो एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर भरेगा और फिर दोबारा से बैक। ठीक है ना। कैसे रिएक्शन होती है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन लेता है, किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके आरबीसी है वो किस प्रकार से जो आपका ऑक्सीजन को अडेप्ट करते हैं, किस प्रकार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड को अडेप्ट करते हैं। ठीक है ना। तो वो हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और पढ़ना है हमें। ठीक है ना। हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम हीमोग्लोबिन जब पढ़ेंगे, हालांकि मैं तब आपको कुछ बताने की कोशिश वहाँ पर करने वाला हूँ। इसके बाद जो मायोग्लोबिन होता है इसका काम होता है स्टोर करने का, स्टोर ऑक्सीजन इन द मसल सेल एंड रिलीज इट व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत होती है, जब मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मसल्स में, जो कि स्टोरेज होती है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि हायर ऑक्सीजन एफिनिटी कंपेयर टू मायोग्लोबिन, आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है वो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ सकते हैं। ठीक है ना। एफिनिटी का मतलब देखो, वहाँ पर जो ये वाली एफिनिटी थी ना, ये वाली हमने एफिनिटी इज हाई, यहाँ पर क्या था कि कितनी तेज़ी से अटैच हो रही है, कितनी तेज़ी से अटैच हो रहा है, यानी कि जो हीम ग्रुप है वो कितनी तेज़ी से अटैच हो रहा है, कितनी फास्ट अटैच हो रहा है। ठीक है ना। जबकि जो यहाँ पर एफिनिटी की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है कि जो 4 हीमोग्लोबिन के पास आपको पता होगा कि 4 टेट्रामेरिक होती है, तो 4 ही हीम ग्रुप पाए जाते हैं और वो 1 बाई 1 पहले से ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ठीक है ना। इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो है देखो, अब 4 ऑक्सीजन आपके बाइंड हो रहा है, तो ऑक्सीजन को, यानी कि एक ही आपके जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होती है, यहाँ पर लेस ऑक्सीजन एफिनिटी होती है। कंपोज्ड ऑफ 4 हीम एंड 4 ग्लोबिन, यानी कि 4 हीम ग्रुप पाए जाते हैं, 4 आपके ग्लोबिन चैन पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर आपका 1 हीम ग्रुप और 1 आपका ग्लोबिन चैन पाया जाता है। इसके बाद इट्स शो सिग्मोइडल कर्व, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है
ये क्या काम करता है, काइनेटिक्स में आपका सिग्मोइडल कर्व आपका प्रोवाइड कराता है, जबकि आपकी जो मायोग्लोबिन होती है यहाँ पर आपका हाइपरबोलिक कर्व बनता है। ठीक है, इसके बाद जो हीमोग्लोबिन होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जबकि मायोग्लोबिन में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जबकि यहाँ पर टेट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यानी कि आप 4 धागे लो, 4 धागे आपस में उलझा दो तो वे आधी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जबकि एक धागा लो उसको उलझा दो तो उसको मतलब हम कह सकते हैं कि 4 की तुलना में एक आपका इजी है। ठीक है ना, एक आपका सिंपल जो कॉम्प्लिकेटेड मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। जबकि इसके बाद जो आपका नंबर 7 है कि इट्स बोहर इफेक्ट्स, यानी कि हीमोग्लोबिन पर आपका पीएच का इफेक्ट पड़ता है, जबकि मायोग्लोबिन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आई होप गाइज लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज थी, आपको इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज देखने को मिली। ठीक है ना, तो याद करते रहना, साथ के साथ हैंड टू हैंड रिवीजन रिकॉल करते रहना। अगर नीट पड़े लेक्चर को एक बार देखो, 2 बार देखो। ठीक है ना, और आई होप अब आपका नोटिफिकेशन अब आ सकता है। ठीक है ना, तो इस बात के लिए भी तैयार रहना कि अब आपका CSIR से रिलेटेड नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।